में बात होगी बीजेपी के बिहार बंद में पीएम मोदी की खुली पोल की, जीएसटी पर केंद्र की पलटी पर कांग्रेस के हमले की। जानेंगे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर ही उठाए क्या सवाल। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत क्यों दिखाई दे रही है तय। देखेंगे तमिलनाडु एनडीए में बड़ी बगावत को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र की इथेनॉल नीति पर उठाए सवाल। कहा, नितिन गडकरी इथेनॉल नीति पर दे रहे हैं जोर, उनके बेटे चला रहे हैं इथेनॉल कंपनी, बेटे के लिए बन रही है केंद्र में नीतियां। पश्चिम बंगाल विधानसभा में घमासान, बीजेपी विधायकों ने जमकर मचाया हंगामा। शुभेंदु अधिकारी सहित 5 बीजेपी विधायक सस्पेंड। ममता ने लगाए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। ट्रंप ने भारत को फिर दी टैरिफ की धमकी। कहा, अभी दूसरे और तीसरे स्टेज के टैरिफ का नहीं किया ऐलान। रूस से तेल आयात नहीं हुआ बंद तो लेंगे सख्त फैसला। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 150 अंकों की बढ़त के साथ 80,718 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 19 अंकों की बढ़त के साथ 24,734 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले पर एनडीए ने बिहार बंद बुलाया था। लेकिन बिहार बंद में बीजेपी की तरफ से जिस तरह से हिंसा और बाहुबल का प्रदर्शन किया गया, लोगों को परेशान किया गया, उससे बिहार की जनता ही भड़क उठी। दिन भर इसे लेकर लोग बीजेपी को घेरते रहे। बंद तो दोपहर 12 बजे खत्म हो गया, लेकिन जनता का गुस्सा अब बीजेपी के लिए चुनाव में भारी पड़ सकता है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में खुले मंच से पीएम मोदी को मां के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया गया। जब ये बयान दिया गया था तब महागठबंधन का कोई भी बड़ा नेता मंच पर मौजूद नहीं था, लेकिन बीजेपी इसे तूल देने में जुटी हुई है। एनडीए ने आधे दिन का बिहार बंद बुलाया था। बंद के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई की खबरें सामने आई। मुजफ्फरपुर में एनडीए समर्थकों और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। जहानाबाद और पटना में भी बंद के दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडई की खबरें सामने आई। सीतामढ़ी में भी बीजेपी के गुंडों ने पत्रकार की बहन को गाली दी और माइक तोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार के साथ धक्का मुक्की की। लोगों का कहना है कि विरोध दर्ज कराना एक बात है, लेकिन इस तरह अभद्र व्यवहार और तोड़फोड़ से माहौल बिगड़ रहा है। भाजपा कार्यकर्ता की इस गुंडई पर सवाल कर रहे हैं। जहानाबाद में एनडीए कार्यकर्ताओं ने शिक्षिका के साथ धक्का मुक्की की। स्थिति बिगड़ते देख मौके पर पहुंची पुलिस शिक्षिका को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। वहीं अस्पताल जा रही एक गर्भवती महिला को भी रोक लिया गया। इसे लेकर आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, भाजपा के गुंडे कह रहे हैं आज ही इसको पेट में दर्द यानी प्रसव पीड़ा होना था, मां गर्भ से है, डिलीवरी होने के लिए अस्पताल जाना है, मगर ये गुंडे बिहार बंद के नाम पर रास्ता बंद कर दिए। मोदी जी, एक गर्भवती मां के साथ आपके लोग गुंडई कर रहे हैं। बीजेपी समर्थकों ने हाईकोर्ट जज और आईएएस का काफिला रोक दिया, राहगीरों के साथ हाथापाई की, और सबसे बड़ी बात तो ये कि पुलिस मौके पर मौजूद होते हुए भी शांत खड़ी देखती रही। इसे लेकर आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने तीखा हमला बोला। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना ले। ये बिहार है। बीजेपी के गुंडे मवाली सम्मानित शिक्षिकाओं, राह चलती महिलाओं, छात्राओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और पत्रकारों को गालियां दे रहे हैं। उनके साथ हाथापाई पर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये उचित है? शर्मनाक। बंद के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई उसे लेकर अब पूरे बिहार में गुस्सा देखा जा रहा है। इसके बाद अब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सवाल कर रहे हैं कि उनकी पार्टी बिहार की शांति भंग क्यों कर रही है। बिहार बंद के दौरान बीजेपी ने जिस तरह की अराजकता का माहौल बनाया, उससे पीएम मोदी बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं जीएसटी पर 9 साल बाद पलटी मारने पर भी वो घिर गए हैं। राहुल गांधी तो 9 साल से ही कह रहे थे कि मोदी सरकार को जीएसटी में बदलाव करना ही होगा। तो कैसे जीएसटी में हुए बदलाव को कांग्रेस की बताई जा रही है जीत, देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करने का जो फैसला लिया गया है, उससे राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मोदी सरकार इस फैसले को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। फैसला सामने आते ही सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के 2 पुराने ट्वीट्स वायरल हो गए। राहुल का एक ट्वीट 8 साल पुराना है और दूसरा 9 साल पुराना। 2017 में शेयर किए गए ट्वीट में लिखा था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं, सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28% टैक्स खत्म करवाया है। 18% कैप के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी तो कांग्रेस करके दिखाएगी।
वहीं 2016 के ट्वीट में राहुल ने लिखा था कि जीएसटी दर पर 18% की सीमा सभी के हित में है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार के इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन इसे 8 साल की देरी वाला भी फैसला बताया। तो वहीं पूछ लिया कि ये ट्रंप का टैरिफ का असर है या फिर बिहार चुनाव का डर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस फैसले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों से लेकर आम जनता तक सभी को जीएसटी के दायरे में लाने का आरोप लगाया और कहा, देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया है। उन्होंने सरकार पर दूध, दही, आटा, अनाज और यहाँ तक कि बच्चों की पेंसिल और किताबों पर भी टैक्स लगाने का आरोप लगाया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जीएसटी की दरों में हुए बदलाव का देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। जीएसटी में बदलाव पर भी बीजेपी घिर रही है। तो बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निशाने पर सीधे सीधे पीएम मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी पीएम मोदी के वाराणसी से सांसद बनने से पहले जोशी ही यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो सवाल क्या उठाए हैं मुरली मनोहर जोशी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के कामकाज और उसकी नीतियों पर विपक्ष तो सवाल खड़े करता ही है, लेकिन जब खुद बीजेपी के सीनियर नेता मोदी सरकार पर सवाल खड़े करने लग जाएं, तो ऐसे में बीजेपी दोनों तरफ से फंस जाती है। और ऐसा ही कुछ अब हुआ है। हाल ही में आरएसएस के कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई है। उनकी ये टिप्पणियां मोदी सरकार के लिए एक बड़े सवाल की तरह देखी जा रही हैं। उन्होंने विकास की मौजूदा दौर से हटकर डी ग्रोथ यानी विकास में कमी की अवधारणा का समर्थन किया, जिसमें सादगी और स्थानीय संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया जाता है। जोशी ने कहा कि सिर्फ आर्थिक विकास को ही राष्ट्रीय लक्ष्य मान लेना सही नहीं है। 2021 में देश की कुल संपत्ति का 65% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों के पास था, जिससे आय में भारी असमानता का पता चलता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी को भी काफी कम बताया और साथ ही सामाजिक संकटों पर भी चिंता जताई। उन्होंने आगे कहा कि देश में 1.58 करोड़ बच्चे नशे के शिकार हैं और दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे नशे और शराब में फंस चुके हैं। 2018 से 2022 के बीच खुद की जान लेने वालों की संख्या 1.34 लाख से बढ़कर 1.70 लाख हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हैं। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे, जिन्होंने जोशी की बातों पर कहा कि जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है। हालांकि बाद में दत्तात्रेय होसबाले ने स्पष्ट किया कि बैठक का मकसद सरकार की नीतियों की आलोचना करना नहीं था, लेकिन जोशी की टिप्पणियों ने सरकार की मौजूदा नीतियों पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। बीजेपी की नीति पर उसके ही दिग्गज नेता सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल बीजेपी की रणनीति पर भी उठते दिखाई दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी बिहार पहुंचे। निगाहें इस बात पर भी कि क्या नीतीश से मिलेंगे, तो किससे हुई रेड्डी की मुलाकात और क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कवायद तेज है। इसी सिलसिले में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पटना पहुंचे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने जस्टिस रेड्डी का समर्थन करते हुए कहा कि जस्टिस रेड्डी का किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और उन्हें सभी विपक्षी सांसदों का समर्थन मिलेगा। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और राज्यसभा को बेहतर ढंग से चलाएंगे। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं, हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। वहीं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने इस मौके पर बोलते हुए खुद को राजनीतिक दलदल से बाहर बताते हुए कहा कि ये उनके लिए कोई राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि एक यात्रा है। उन्होंने कहा कि आज मैं इस पवित्र भूमि पर आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। इंडिया गठबंधन 63% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। मेरी अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन में नहीं हूँ, मगर मैं आपको समर्थन दूंगा। मैं किसी दल का आदमी नहीं हूँ, मैं ये इलेक्शन जीत रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। यानी देखा जाए तो विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सीपी राधाकृष्णन को डिबेट के लिए भी चैलेंज किया था और अब उन्होंने अपनी जीत का दावा भी कर दिया है। अब इन सब के बीच सभी की निगाहें 9 सितंबर की तारीख पर टिकी हैं, जिस दिन देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा।
रेड्डी को अपनी जीत का भरोसा दिखाई दे रहा है तो बीजेपी चुनाव से पहले ही कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में 2 महीने में ही उसे दूसरा झटका लगा है। राज्य के एक प्रमुख दल ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में 6 महीने बाद ही चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी बड़े संकट में घिरती दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत से एक बार फिर बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है। अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी सत्ता में आने के लिए नए गठबंधन बना रही है, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। उल्टा जो सहयोगी लंबे वक्त से बीजेपी के साथ है, वो उसका साथ छोड़ रहे हैं। टीटीवी दिनाकरन की पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम यानी एएएमके ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा की है। एएएमके वो दूसरी पार्टी है जिसने एनडीए का साथ छोड़ा है। इससे पहले एआईएडीएमके से निष्कासित ओ पन्नीरसेल्वम ने अपने दल को गठबंधन से बाहर कर दिया था और उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से वो 2 बार मुलाकात भी कर चुके हैं। इस बीच एएमएमके भी एनडीए से बाहर हो गई है। दिनाकरन ने मीडिया से कहा कि एएमएमके को कुछ लोगों के विश्वासघात के खिलाफ शुरू किया गया था। हमें विश्वास था कि वे बदल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कभी बीजेपी के समर्थक और सहयोगी रहे दिनाकरन ने कहा कि उनकी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विचार के बाद दिसंबर में नए गठबंधन पर फैसला लेगी। पीएमके के संगठनात्मक नेता रामदास और नेता अंबुमणि के बीच टकराव के चलते ये स्पष्ट नहीं है कि पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में रहेगी या नहीं। डीएमडीके भी इसी स्थिति में है। तमिलनाडु में एनडीए कमजोर हो रहा है। 2026 में तमिलनाडु के साथ पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होंगे और यहाँ बीजेपी को बड़े झटके मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कोर वोट कांग्रेस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है और इसके पीछे एसआईआर को बड़ा कारण माना जा रहा है। राज्य के मतुआ समुदाय ने राहुल गांधी से मदद मांगी है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश के चलते बीजेपी बड़े संकट में फंस गई है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में यहाँ रहने वाले मतुआ समुदाय पर संकट छा गया है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका वोट देने का अधिकार ही न छीन लिया जाए, क्योंकि उनकी नागरिकता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब मतुआ समुदाय की तरफ से राहुल गांधी से मदद मांगी गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मतुआ समुदाय के लोग उनसे मिले और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। मतुआ समुदाय के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से बिहार में सारण जिले के एकमा में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मतुआ समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के हाथों में एक बैनर था जिस पर लिखा था, राहुल दादा कम टू बंगाल। एसआईआर एक विपदा और कांग्रेस अनिरापद, जिसका अर्थ है कि एसआईआर एक खतरा है और हम कांग्रेस के साथ सुरक्षित हैं। राहुल गांधी ने इस प्रतिनिधिमंडल के साथ और उनके बैनर के साथ फोटो भी खिंचवाई। पश्चिम बंगाल में 60 से 65 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय निर्णायक स्थिति में है। खासतौर पर उत्तर बंगाल में इनका दबदबा है। बात अगर मतुआ समुदाय की करें तो ये समुदाय 1947 में देश के विभाजन के समय बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आया था और जब 1971 के दौरान पाकिस्तान के साथ जंग हुई और बांग्लादेश बना तो दूसरी लहर में बड़ी संख्या में ये लोग पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। अब अगर ये समुदाय कांग्रेस के साथ जाता है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तमिलनाडु हो या बंगाल, बीजेपी की मुसीबत बढ़ रही है तो महाराष्ट्र में भी एक नई मुसीबत सामने आ गई है। मनोज जरांगे के आंदोलन के बाद राज्य की फडणवीस सरकार ने मराठाओं को ओबीसी का दर्जा देने का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे राज्य के ओबीसी समुदाय नाराज हो गए। अब पूरे राज्य में ओबीसी आंदोलन शुरू हो गया है। तो कैसे मुसीबत में घिरती जा रही है फडणवीस सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर फडणवीस सरकार के लिए सिरदर्द का कारण बन गया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की तरफ से मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे की मांगों को स्वीकार करने के बाद अब ओबीसी वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार के इस कदम को ओबीसी समाज अपने हक पर हमला मान रहा है, जिससे फडणवीस सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओबीसी समाज का आरोप है कि सरकार मराठा समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करने की कोशिश कर रही है, जो उनके मौजूदा 50% आरक्षण को संकट में डाल देगा। इस मुद्दे पर ओबीसी नेता आक्रामक हो गए, जिसके चलते राज्य के कई जिलों में सरकार के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के जारी किए गए आदेश की प्रतियां फाड़कर और जलाकर अपना विरोध जताया। गोंदिया, बीड और जालना जैसे जिलों में उग्र प्रदर्शन देखे गए। ओबीसी नेताओं का कहना है कि अगर मराठाओं को आरक्षण देना है तो सरकार ओबीसी के हिस्से को बिना छुए 50% आरक्षण की सीमा के बाहर अलग से व्यवस्था करे। ओबीसी नेता प्रकाश शेंडगे ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार हैदराबाद गजेटियर के आधार पर मराठाओं को आरक्षण देती है तो पूरे राज्य में एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस विरोध के चलते फडणवीस सरकार अब बुरी तरह से फंस गई है।
एक तरफ मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही ये मांग है, तो दूसरी तरफ ओबीसी समाज का विरोध, जो उनके वोट बैंक के लिए अहम है। ये तनाव सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। अब फडणवीस सरकार इससे कैसे पार पाती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रशांत किशोर जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी साज सज्जा के लिए आए थे, वो अब उन्हीं के बाराती हो गए हैं। अब वो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पढ़ाई में फिसड्डी थे। तो भाई जितने भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन कम से कम फर्जी डिग्री तो नहीं है उनके पास में। और कह रहे हैं कि उनको डांस करना भी नहीं आता। तो भाई डांस करना नहीं आता, लेकिन उनको जनता के साथ में, खुशी के साथ में उल्लासित होकर के शामिल होना तो आता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ में कोई ट्रेंड ठुमके लगाने वाला डांसर होना चाहिए। और तो और तेजस्वी यादव को आप बताना तो भूल ही गए कि 10 लाख रुपए का सूट भी तो पहनना नहीं आता। खैर, अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर जी बिहार चुनाव में और क्या क्या रंग दिखाते हैं। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।